हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समय व्यवस्थापन के बारे में। समय व्यवस्थापन क्या है, यानी कि समय की हमारे जो दैनिक जो हम कार्य करते हैं, यानी कि दैनिक जीवन में समय को किस तरीके से व्यवस्थित करके वह कार्य करने चाहिए ताकि हमें हमारे लक्ष्य जो साधन है, लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति यानी कि उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वह हो सके, तो उसको कहा जाता है समय व्यवस्थापन। यानी कि कम समय में उपयुक्त गुणकारी कार्य को करना समय व्यवस्थापन कहलाता है। यानी कि कम समय में, यानी कि जितना जो भी हमारे पास जो समय होता है, यानी कि पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में हमारा जो दैनिक कार्य जो होता है वह हम किस तरीके से उसमें एडजस्ट करते हैं, यानी कि समय और हमारे कार्य को किस अनुसार हम बांट के विभक्त करके उस कार्य को संपन्न करते ताकि वह कार्य पूरी तरीके से खत्म हो सके, यानी कि पूरा गुणकारी वह कार्य हो सके और वह समय पर पूरा हो सके, और उसके उपरांत हमें कुछ समय ऐसा मिल सके जिसमें भी हम कुछ समय के लिए रेस्ट कर सके। तो उस व्यवस्था को करना, यानी कि समय को उन कार्यों में इस अनुसार बांटना कि कार्य भी समय पर पूरा हो सके, जिसमें कम समय लगे, कम श्रम लगे और गुणकारी कार्य पूर्ण हो सके। यानी कि ये तीनों चीजें, कम समय, कम श्रम और पूर्ण कार्य, ये तीनों चीजें हमें समय पर ये तीनों चीजें हमें मिल सके, उसको कहते हैं समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन और शक्ति व्यवस्थापन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। यानी कि जिस तरीके से समय व्यवस्थापन होता है उसी तरीके से शक्ति व्यवस्थापन भी होता है। यानी कि समय के अनुसार, यानी कि जिस तरीके से हम जिस समय में जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी कितना हमारा श्रम लग रहा है, यानी कि हमारी शक्ति लग रही है, यानी कि उन दोनों की अच्छी तरीके से उस कार्य के लिए व्यवस्था करना ही समय और शक्ति व्यवस्था कहलाता है। ये दोनों जो टॉपिक है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आज समय व्यवस्थापन के बारे में ही करेंगे। तो कम समय में उपयुक्त गुणकारी कार्य को पूर्ण करना समय व्यवस्थापन कहलाता है। इसके जो साधन है, यानी कि समय को किस अनुसार हमें करना है या जो समय व्यवस्थापन करना है उसके अंतर्गत कौन कौन सी परिस्थितियां या परेशानियां हमें आती है या कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना है, जिनको ध्यान में रखकर हमें समय की व्यवस्था को अच्छे से करनी है। इसके अंतर्गत आता है समय की कीमत। सबसे पहले आता है समय की कीमत, सेकंड आता है समय की मापक। समय की कीमत, समय की मापक, समय का घुमाव, अत्यधिक कार्यभार और फिफ्थ है विश्राम अवधि। समय का घुमाव या कार्य का घुमाव कह सकते हैं। ये जो है कुछ बिंदु है जिसकी अच्छे से अगर इन बिंदुओं को हम समझ ले तो उसके बाद हम समय की जो व्यवस्था है उसको ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले है समय की कीमत को जानना, यानी कि समय का जो मूल्य होता है, यानी कि समय हमारे लिए किस तरीके से
उपयोगी है उसे समझना जरूरी है। यानी कि जो समय है, यानी कि हमें जो 24 घंटे, जो हमें पूरे दिन के जो 24 घंटे मिलते हैं, वह 24 घंटे किस तरीके से हमारे लिए मूल्यवान है, किस तरीके से उपयोगी है, उनका कार्यों के रूप में किस तरीके से हमें उन समय को काम में लेना है, कितना समय हमें वेस्ट करना है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उस प्रत्येक समय का जो है मूल्य हमें ज्ञान होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि समय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। जैसे कि हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस समय अगर पीछे से हमें 5 मिनट भी मिल जाते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा समय मिल चुका है। यानी कि अगर हमारा कोई उत्तर रह जाता है या अधूरा छूटने वाला होता है, अगर उसमें हमें थोड़ा सा समय मिल जाता है तो उस समय हमें ऐसी सिचुएशन में हमें समय की महत्ता का ज्ञान होता है। तो इसी तरीके से यानी कि एक जो मिनट या एक सेकंड जो होते हैं वह हमारे लिए बहुमूल्य होते हैं, यानी कि हमारे लिए बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन कई लोग इस कीमत को समझ पाते हैं और कई लोग इस कीमत को समझ नहीं पाते। जैसे कि पढ़ने के समय बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करते, ठीक है, अपने मनोरंजन करते हैं, लेकिन वह समय बीतने के बाद उनको पता चलता है कि अगर हमने इस बीते हुए कल में अगर हमने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती तो आज हम ये बन जाते, आज हम नौकरी कर रहे होते, अपने पैरों पे खड़े होते। लेकिन वह समय बीत चुका होता है, उस समय उनको समय की कीमत पता नहीं चलती है। लेकिन भविष्य में हमें बीते हुए यानी कि वर्तमान समय की जो वैल्यू होती है उसका पता चलता है कि जब हमें अब उस समय की जो कीमत हमें समझनी चाहिए थी उस समय नहीं समझते हैं और उस समय को हम वेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें जो समय हमें मिल रहा है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और उस समय को हम किस तरीके से कार्य करें या किस तरीके से उसका उपयोग करें ताकि आने वाले कल में वह हमारे लिए उपयोगी साबित हो सके। फिर आता है समय की मापक। समय की मापक यानी कि समय को कार्य के अनुसार किस तरीके से हमें डिवाइड करना है। यानी कि जो भी हम दैनिक कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के दौरान हमें अपने समय को उन कार्यों के अनुसार हमें निर्धारित करना चाहिए कि हमें कौन सा कार्य कितने समय में पूर्ण करना है। और जहाँ तक हो सके हमने जो रूपरेखा ये बनाई है उस रूपरेखा के अनुसार ही हमें वह कार्य करना चाहिए। तो वह कहलाता है समय की मापक। फिर आता है कार्य का घुमाव, यानी कि जो भी हम दिनचर्या का जो काम करते हैं, दैनिक कार्य जो करते हैं, उसमें कई बार होता है कि अचानक कार्यों में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें अचानक कोई दूसरा काम आ जाता है, जैसे कि अचानक गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, कोई बाहर जाने का कार्य आ जाता है अचानक कोई, तो यानी कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वह कार्य भार बढ़ जाता है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से हमारा जो दैनिक कार्य होता है उसके अंतर्गत कोई ना कोई अन्य कार्य आके बढ़ जाता है। यानी कि जो कार्य हमारा चल रहा होता है रोज का दैनिक कार्य, उसमें उस कार्य में घुमाव आ जाता है। यानी कि नया कार्य आते ही उस कार्य में क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये कहलाता है कार्य का घुमाव। तो उस सिचुएशन में हमें इस तरीके से या उस सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, यानी कि समय की व्यवस्थापन ऐसी करनी चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं अगर उसमें अचानक इस तरह का कोई घुमाव आ जाता है या परिस्थिति बदल जाती है तो हम उस परिस्थिति को हैंडल कर सकें। फिर आता है अत्यधिक कार्यभार का होना, यानी कि यही कि जो हम कार्यभार कर रहे हैं उस कार्य के दौरान अन्य कार्यों का आगे मिल जाना, यानी कि काम का भार बढ़ जाना। जैसे कि अचानक कोई गेस्ट आ गए तो उनकी का जो सत्कार होता है उसका कार्यभार हमारे कार्यों के अंतर्गत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से दैनिक कार्य भी करना पड़ता है और जो गेस्ट आते हैं उनका कार्यभार भी प्लस होके जो अत्यधिक कार्यभार हो जाता है। तो समय की व्यवस्था इस तरीके से हमें उस समय करनी पड़ती है अचानक कि जो कार्य बढ़ गया है उसको भी उस समय के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। तो वह कहलाता है समय व्यवस्थापन, यानी कि समय के अनुसार, यानी कि समय वही है लेकिन कार्य क्या हो गए हैं, बढ़ गए, तो हम उस समय को उन कार्यों के अंदर किस तरीके से एडजस्ट करें वह व्यवस्था करनी चाहिए। फिर आता है विश्राम अवधि, यानी कि जो भी हम 24 घंटों में जो भी कार्य करते हैं उनको इस तरीके से अच्छे तरीके से समय में व्यवस्थित करना है
निकाल सके। यानी कि जो गृहिणियां होती है वह घर के जितने भी कार्य करती है वह हमेशा दूसरों के लिए करती है, यानी कि घर के लिए करती है, खुद के लिए वह कुछ भी समय निकाल नहीं पाती। यानी कि जैसे कि आराम का समय है, मनोरंजन का समय, कोई नया कार्य सीखना है, तो ये सारा जो समय होता है वह किस समय होता है, विश्राम अवधि यानी कि आराम अवधि के समय ये सारे कार्य किए जाते हैं। यानी कि आराम अवधि ऐसी होती है जिसके लिए गृहिणी खुद के लिए कुछ समय निकाल पाती है, उसके दौरान वह विश्राम करती है या नया कोई कार्य करती है, मनोरंजन का काम करती है, शॉपिंग करने जाती है या अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाती है। यानी कि वह उस विश्राम अवधि के समय वह अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल पाए। तो ऐसी व्यवस्था करें यानी कि समय को और कार्य को इस तरीके से डिवाइड करें कि ताकि उस 24 घंटे में से वह कुछ समय अपने खुद के लिए भी निकाल सके। तो ये सारे साधन थे, यानी कि ये सारे पॉइंटों का ध्यान रखें हमके समय की व्यवस्थापन हमें करनी चाहिए। अब जो समय होते हैं, समय के प्रकार, समय 3 प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिक समय, सेकंड है जैविक समय और तीसरा है समय चक्र। ये है 3 तरह के समय होते हैं। मनोवैज्ञानिक समय वह समय जिसमें हमें केवल समय बीतने का एहसास होता है। जैसे कि हम परीक्षा में जो समय देते हैं यानी कि 3 घंटे का जो हमारा समय होता है वह एग्जाम देते देते किस समय 3 घंटे बीत जाते हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन वही 3 घंटे जैसे कि हम किसी के इंतजार में हैं, ठीक है, या हम ऐसे ही बैठे बैठे समय को व्यतीत करते हैं, या वही समय हम जैसे कि किसी बस के लिए है, किसी का वेट करते करें, तो हमें वह 3 घंटे व्यतीत करने में बहुत ही मतलब एक तरीके से कहे तो बहुत ही वो मजबूरी हो जाती है, या वो समय बीतता हुआ ऐसा लग जाता है कि समय कहीं जाके रुक गया है। यानी कि वह 3 घंटे जो बीतते हैं उसमें बहुत अत्यधिक समय लग जाता है कि समय आगे बढ़ ही नहीं रहा है क्या। तो यानी कि उस समय हमें समय का एहसास होता है कि समय किस तरीके से व्यतीत होता है। लेकिन जब यही 3 घंटे हमें एग्जाम में मिलते हैं तो 3 घंटे कब निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो समय का इंतजार करने में जो समय बीतने का जो एहसास होता है वह कहलाता है मनोवैज्ञानिक समय। फिर आता है जैविक समय, यानी कि जैविक क्रिया करने में जो समय व्यतीत होता है, जैसे कि चलना है, फिरना है, खाना है, पीना, सोना, ये जो भी हम जैविक क्रियाएं करते हैं उसके दौरान जो समय व्यतीत होता है वह कहलाता है जैविक समय। तीसरा आता है समय चक्र, यानी कि पूरे दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसके दौरान जो समय मिलता है, यानी कि 24 घंटों का जो समय है जिसमें हम कार्य करते हैं वह कहलाता है हमारा समय चक्र। यानी कि दिन और रात दोनों मिलाकर जो समय बनता है 24 घंटे जो मिलते हैं वह कहलाता है समय चक्र। तो समय जो है वह ये 3 तरह का होता है, मनोवैज्ञानिक समय, जैविक समय और समय चक्र। अब इसके बाद आती है समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया। समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया यानी कि जो हमने समय व्यवस्थापन की है उसको किस तरीके से हम उसकी व्यवस्था करें, उसको किस तरीके से उसमें कौन कौन से ऐसे बिंदु रखें जिस तरीके से समय की जो व्यवस्था है वह अच्छे से हो सके। जिस तरीके से हम गृह व्यवस्था करते हैं, जैसे कि हम कोई भी ओकेशन कर रहे हैं, कि कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं पहले ही हम अपने दिमाग में उसकी रूपरेखा या उसकी लिस्ट बना लेते हैं कि हमें कौन सा कार्यक्रम कब करना है, कितने समय में करना है, दूसरा उसके बाद कौन सा फंक्शन करना है। तो जिस तरीके से एक मेन्यू हम तैयार करते हैं ठीक उसी तरीके से हमें समय व्यवस्थापन का एक मेन्यू तैयार करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले इसके लिए हमें एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए, यानी कि कौन सा काम किसके बाद करना है, कितने समय में करना है, वह रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। फिर आता है आयोजन पर नियंत्रण, यानी कि हमने जो आयोजन किया, जो रूपरेखा बनाई है
ठीक है ना, उस पर हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। और फिर लास्ट आता है मूल्यांकन। सबसे पहले रूपरेखा तैयार करना, यानी कि जो भी जिस समय के दौरान हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य की क्या करनी चाहिए, समय के अनुसार रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। यानी कि कौन सा कार्य हमें किसके बाद करना है, कितने समय में करना है, उसकी व्यवस्था रूपरेखा तैयार करके करनी चाहिए। फिर उस रूपरेखा पर हम किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि जो भी हमने सोचा है उसको, उस कार्य को, उस समय को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, यानी कि उस रूपरेखा पर हम कितने खरे उतरते हैं, वह कहलाता है आयोजन पर नियंत्रण। यानी कि जो हमने सोचा है वह हम किस हद तक पूरा कर सकते हैं। फिर आता है मूल्यांकन, यानी कि पूरे 24 घंटे होने के बाद हमें उस चीज का निष्कर्ष निकालना चाहिए, यानी कि रिजल्ट निकालना चाहिए कि हमने जो रूपरेखा बनाई थी उस कार्य पर हमने उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया है या नहीं, उस कार्य के दौरान हमें कौन कौन सी परेशानियां आई थी या कौन कौन से नए ऐसे कार्य आ गए जिसके कारण कि हमारी रूपरेखा बिगड़ गई थी या कोई कार्य छूट गया है। तो यानी कि इस पूरे का मूल्यांकन यानी कि रिजल्ट निकाला जाता है कि जो रूपरेखा हमने बनाई थी उसके अनुसार हम कितना हम चले हैं, कितना हम उसके अनुसार नहीं चले हैं, उसका मूल्यांकन करके अगले दिन के लिए हम उसके लिए प्रिपेयर हो सके। यानी कि जैसे कोई अचानक कार्य आ जाता है, ठीक है, नया कोई कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया या हमें विश्राम की अवधि नहीं मिल पाई है, विश्राम काल नहीं मिल पाया है, तो जो हमने सोचा था अगर उसके अकॉर्डिंग कोई कार्य डिस्टर्ब हो गया है तो अगले दिन के लिए यह सोचना चाहिए कि पूरे दिन में जो बिगड़ा उस पर हम सोचेंगे और जो अगले दिन, ताकि आज जो हुआ है वह कल नहीं हो, उसमें हम अधिक सुधार कर सके, उन सब चीजों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि ये सोचना कि अगले दिन के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर लें, हमें कौन कौन सा काम किस समय में करना है, कैसे करना है, ये सब सोचा जाता है मूल्यांकन के दौरान। यानी कि प्रक्रिया के दौरान इन 3 पॉइंट का ध्यान रखना है, यानी कि समय व्यवस्थापन के अंतर्गत हमें रूपरेखा बनानी चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए और फिर लास्ट में जाकर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो इस तरीके से इन तीनों पॉइंट का ध्यान रखकर हम समय की जो व्यवस्था है उसकी प्रक्रिया को अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि समय व्यवस्था को अच्छे से कर सकेंगे। तो ये था कि समय व्यवस्था, यानी कि ये सारी बातों को ध्यान में रख कर के इन 5 पॉइंट को है, समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया को है और समय किस तरीके के समय होते हैं, ये सारी जानकारी मिलकर ही, यानी कि इन सबका जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, इनकी वैल्यू पता नहीं होगी समय की, कि समय हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है और उसको किस तरीके से उपयोग में लाना है, यानी कि समय का किस तरीके, जो हमें समय, महत्वपूर्ण समय हमें मिला है उसको हमें अपने जीवन में किस तरीके से उपयोग में लेना है, वह जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तो हम उस समय की व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पाएंगे और जब तक समय की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाएगी तो हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इन सारे बिंदुओं के द्वारा, यानी कि ये सारे जितने भी जैसे साधन है, प्रक्रियाएं हैं, प्रकार है, इन सबको समझने के बाद हम समय को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उसकी व्यवस्था भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ताकि समय व्यवस्थापन करके, यानी कि समय की अच्छे से व्यवस्था करके उसका उपयोग करके हम अपने जीवन और लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि घर की व्यवस्था भी अच्छे से हो सके और हमारा जो जीवन है वह अच्छे से चल सके। तो आज हमने समय व्यवस्थापन के बारे में पढ़ा है। कल नए टॉपिक के साथ हम वापस हाजिर होंगे। धन्यवाद।